गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अवशोषण स्पेक्ट्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले कालखंड में हमने आप लोगों को उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम 3 प्रकार के होते हैं, उनके बारे में हम विस्तृत जानकारी हासिल कर चुके हैं। अब हम देखते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम। अवशोषण स्पेक्ट्रम जब सूर्य की प्रकाश को अर्थात श्वेत प्रकाश को जब किसी ठोस, द्रव या गैस पारदर्शी माध्यम में से होकर गुजारते हैं तो ये पदार्थ अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ निश्चित तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का अवशोषण कर लेते हैं। फलस्वरूप स्पेक्ट्रम में अवशोषित तरंगदैर्घ्य के उचित तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के स्थान पर काली काली रेखाएं या पट्टियां दिखाई देती है। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को अवशोषण स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, अर्थात क्या बताया मैं, जैसे ये ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस, ये पारदर्शी माध्यम है। इसमें यदि हम श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो यहाँ पर जो हमको स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, ये क्या करेगा, ये जो पदार्थ है, ठोस, द्रव, गैस जो पदार्थ है, वो अपनी प्रकृति के अनुसार, वो किस प्रकार का नेचर है उसके अनुसार वो कुछ स्पेक्ट्रमी रेखाओं को, कुछ प्रकाश के रंग को वो अवशोषित कर लेता है, अपने में सोख लेता है। और हमको जो इसके बाद जो निकलने वाली प्रकाश है, इसका जो स्पेक्ट्रम हमको जो प्राप्त होता है, उसमें सौर स्पेक्ट्रम में क्या प्राप्त होता है, अवशोषित रंगों की जगह काली काली रेखाएं दिखाई देती है या पट्टियां दिखाई देती है, ऐसा पट्टी। तो इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को अवशोषण स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए। जब श्वेत प्रकाश को किसी पारदर्शी ठोस, द्रव या गैस में से होकर गुजारा जाता है तो ये पदार्थ अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को, कुछ स्पेक्ट्रमिक तरंगदैर्घ्य को वो अवशोषित कर लेता है। फलस्वरूप स्पेक्ट्रम में अवशोषित तरंगदैर्घ्य की जगह, अवशोषित प्रकाश की जगह हमको काली काली रेखाएं या पट्टियां दिखाई देती है। और इस प्रकार से जो प्राप्त स्पेक्ट्रम होगा उसको अवशोषण स्पेक्ट्रम कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने देखा तापदीप्त सोडियम है। जैसे इसका जब हमने स्पेक्ट्रम प्राप्त किया तो 2 पीली रेखाएं दिखाई देती हमको, एक D1, D2। समझ में आ रहा है? तापदीप्त सोडियम वाष्प का जब हमने स्पेक्ट्रम प्राप्त किया तब हमको ये 2 पीली रेखाएं देती है, लेकिन इस सोडियम वाष्प को, ठंडे सोडियम वाष्प में जब श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो इन पीली रेखाओं के जगह हमको काली काली रेखाएं दिखाई देती है। इस प्रकार से ये अवशोषण स्पेक्ट्रम का उदाहरण है। हम इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। चित्र के माध्यम से अवशोषण स्पेक्ट्रम किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। ये श्वेत प्रकाश है, एक उत्तल लेंस है, इसके फोकस पर एक प्रकाश स्रोत होता है। इससे चलने वाली प्रकाश किरण क्या होती है, समानांतर होती है। इस प्रकाश किरण को हम ठंडे सोडियम वाष्प में, ये क्या चीज है, ठंडी सोडियम वाष्प, इसमें से हम गुजारते हैं। यहां फिर एक उत्तल लेंस है, एक स्लिट होता है, यहाँ पर एक छेद होता है। इससे गुजरने के बाद ये प्रकाश किरण
इस स्लिट से होकर गुजरती हुई यहाँ पर पुनः एक और उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और ये इस प्रकार से ये समानांतर हो जाएगी। समानांतर होने के पश्चात इसको हम प्रिज्म से गुजारते हैं। प्रिज्म से गुजारने के पश्चात जो निर्गत किरण है उसको पुनः हम एक उत्तल लेंस के माध्यम से एक पर्दे पर फोकस करते हैं। ये एक्स डैश एक पर्दा है। तो यहाँ पर ये इसके समानांतर है, दो किरणें हैं ना ऊपर के साथ, ये दोनों मिल जाएंगे और ये इसके साथ मिल जाते हैं। ठीक है, ये हम अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त करने की व्यवस्था को चित्र के द्वारा यहाँ पर दिखाया गया है। श्वेत प्रकाश एल से होकर गुजरती है, समानांतर है, इसको ठंडी सोडियम वाष्प से होकर गुजारते हैं और अंततः हम इसको प्रिज्म से गुजारते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, प्रिज्म से गुजारते हैं ना। प्रिज्म का गुण होता है कि वो उसको प्रकाश को वो अपने वही रंगों में बांट देता है। ठीक है, तो यहाँ पर श्वेत प्रकाश को ठंडी सोडियम वाष्प पे गुजारते हैं तो ठंडी सोडियम वाष्प का यहाँ पर पर्दे पे D1 D2 दो पीली रेखाएं होती है, उसके जगह काली रेखाएं हमको प्राप्त होती है। तो ये अवशोषण स्पेक्ट्रम का एक उदाहरण है। अब हम अवशोषण स्पेक्ट्रम के प्रकार देखते हैं। जिस प्रकार से उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का 3 प्रकार था, उसी प्रकार से अवशोषण स्पेक्ट्रम भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सतत अवशोषण स्पेक्ट्रम, दूसरा है अदीप्त रेखी स्पेक्ट्रम और तीसरा है अदीप्त बैंड स्पेक्ट्रम। इस प्रकार से अवशोषण स्पेक्ट्रम के 3 प्रकार हैं। पहला है सतत अवशोषण स्पेक्ट्रम, दूसरा है अदीप्त रेखीय स्पेक्ट्रम और तीसरा है अदीप्त बैंड स्पेक्ट्रम। अब हम सबका बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं सतत अवशोषण स्पेक्ट्रम। जब श्वेत प्रकाश को हम नीली कांच से गुजारते हैं, आपने देखा होगा यदि हम काले रंग का चश्मा पहनेंगे तो काला दिखाई देता है ना। तो जब श्वेत प्रकाश को हम नीले रंग के कांच में से होकर गुजारते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो नीले रंग की लाइट को तो अपने से गुजरने देता है, ठीक है, लेकिन बाकी रंगों का वह अवशोषण कर लेता है। समझ में आया क्या होता है? जैसे ये नीले रंग की कांच है वो, ये ठीक है। अब यदि इसमें से हम श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो ये क्या करेगा, नीले रंग को ही जाने देगा, नीले, ठीक है, नीले रंग के प्रकाश को ही वो अपने में से होकर जाने देता है, लेकिन बाकी को क्या कर लेता है, वो अवशोषित कर लेता है। इसी प्रकार से जब श्वेत प्रकाश की किरण को किसी ठोस द्रव या गैस, पारदर्शी है ना, में से होकर गुजारते हैं तो ये पदार्थ अपनी प्रकृति के अनुसार बहुत सारे रंगों का अवशोषण कर लेती है, ठीक है। और स्पेक्ट्रम में हमें क्या दिखाई देता है, वो कलर अनुपस्थित दिखाई देता है। जैसे कोई ये पदार्थ है सपोज, ठीक है,
पारदर्शी पदार्थ है, ठोस, द्रव, गैस, कुछ भी हो सकता है, इसमें से हम श्वेत प्रकाश को गुजारे। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बहुत सारे रंगों का अवशोषण कर लेगा और हमको जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, यहाँ से लाइट जो निकलेगी, इसका हम जब स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो जितने रंग का ये अवशोषण किया है, जैसे बैगनी और लाल का उन्होंने अवशोषण कर लिया, तो जो स्पेक्ट्रम में बैगनी और लाल रंग हमको दिखाई नहीं देगा, बाकी रंग दिखाई देंगे। समझ में आ रहा? क्या बताया कि जब श्वेत प्रकाश को किसी ठोस, द्रव या गैस जो कि पारदर्शी माध्यम है, इसमें से गुजारते हैं तो ये पदार्थ अपनी प्रकृति के अनुसार बहुत सारे रंगों का अवशोषण कर लेती है। फलस्वरूप ये जो अवशोषित रंग है, जब स्पेक्ट्रम मिलेगा तो ये अवशोषित रंग यहाँ पर स्पेक्ट्रम में दिखाई नहीं देता। तो इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को कहा जाता है सतत अवशोषण स्पेक्ट्रम कहा जाता है। दूसरा अपन देखते हैं अदीप्त रेखीय स्पेक्ट्रम। यहां पर भी वैसे ही है, जब श्वेत प्रकाश को किसी ठोस, द्रव या गैस पारदर्शी माध्यम में से होकर गुजारते हैं तो कुछ स्पेक्ट्रमी रेखाओं का अवशोषण कर लेते हैं। फलस्वरूप अवशोषित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की जगह काली काली रेखाएं दिखाई देती है। स्पेक्ट्रम में जिन रंगों को वो अवशोषित कर लेता है उसकी जगह ये ऐसी काली काली हमको रेखाएं दिखाई देगी। समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब श्वेत प्रकाश को किसी पदार्थ में से होकर गुजारते हैं तो ये पदार्थ अपनी प्रकृति के अनुसार, उसका जो नेचर है, ये किसको अवशोषित करना है, किसको पार होने देना है, समझ में आ रहा है? तो उसके अनुसार ये पदार्थ, जो भी पदार्थ है जिसमें हम प्रकाश को गुजारते हैं, ये पदार्थ अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ स्पेक्ट्रमी रेखाओं को अवशोषित कर लेता है। फलस्वरूप स्पेक्ट्रम में हमको अवशोषित रंगों की जगह इस प्रकार से काली काली रेखाएं हमको दिखाई देती है। तीसरा है अदीप्त बैंड स्पेक्ट्रम। इसकी भी परिभाषा लगभग मिलता ही जुलता है, अर्थात जब श्वेत प्रकाश की किरण को किसी पारदर्शी ठोस, द्रव या गैस में से गुजारा जाता है तो कुछ स्पेक्ट्रमी रेखाओं को वो अवशोषित कर लेता है। फलस्वरूप हमको रंगों के बीच में काली काली चौड़ी पट्टियां दिखाई देती। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस रूप में ऐसी चौड़ी चौड़ी काली काली पट्टियां हमको दिखाई देती है। समझ में आ रहा है? क्या बताया? अदीप्त बैंड में बैंड दिखाई देता है, जिस कलर को अवशोषित कर लेता है पदार्थ, और जो हमको निर्गत किरणों का यदि हम स्पेक्ट्रम प्राप्त करें तो उस स्पेक्ट्रम में क्या मिलेगा हमको, रंगों की जगह, रंगों के बीच में चौड़ी चौड़ी काली काली पट्टियां दिखाई देती है। तो ये हो गया अवशोषण स्पेक्ट्रम के 3 प्रकार। पहला सतत अवशोषण स्पेक्ट्रम, दूसरा अदीप्त रेखीय स्पेक्ट्रम और तीसरा अदीप्त बैंड स्पेक्ट्रम। अब हम इसके पश्चात पढ़ेंगे किरचॉफ का वर्णात्मक अवशोषण का नियम। किरचॉफ का वर्णात्मक अवशोषण का नियम। इस नियम के अनुसार कोई पदार्थ उच्च ताप पर जिन स्पेक्ट्रमी रेखाओं का उत्सर्जन करता है, गर्म होने पर, है ना, हम इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं, तापदीप्त किसको कहा जाता है, यदि वस्तु को हम गर्म करें या ऊर्जा दें,
तो उससे प्रकाश निकलना शुरू होता है। जैसे कोई वस्तु है, इसको यदि हम गर्म करें या ऊर्जा दें तो इससे लाइट बाहर होती है। जैसे बल्ब है, बल्ब को क्या करते हैं अपन, एनर्जी देते हैं कि नहीं, इसमें धारा प्रवाहित होती है, ऊर्जा मिलती है, तो ये गर्म होता है और ये प्रकाश का उत्सर्जन करने लगता है। तो इसको बोलते हैं तापदीप्त वस्तु। तापदीप्त वस्तु मीन्स जिससे ऊर्जा प्राप्त करने के पश्चात लाइट बाहर हो। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं किरचॉफ का वर्णात्मक अवशोषण का नियम। इस नियम के अनुसार जो पदार्थ उच्च ताप पर जिन स्पेक्ट्रमी रेखाओं का उत्सर्जन करता है, कम ताप पर उन्हीं स्पेक्ट्रमी रेखाओं का अवशोषण भी करता है। जिसको वो उत्सर्जित भी करता है उच्च ताप पर, कम ताप पर उसे अवशोषित भी कर लेता है। जैसे अभी उदाहरण मैंने बताया, सोडियम है, सोडियम का जो वाष्प होता है, गर्म सोडियम, समझ में आ रहा है, सोडियम बल्ब होता है ना, उस सोडियम जानते हो क्या, सोडियम जो बल्ब है उससे जो लाइट निकलती है उसका अगर हम स्पेक्ट्रम प्राप्त करें तो जो स्पेक्ट्रम होता है वहाँ पर हमको दो पीली रेखाएं दिखाई देती है, एक को D1 और एक को D2 कहा गया, जिसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है 5890 होती है, एक की एंगस्ट्रम और दूसरे की 5896 एंगस्ट्रम। समझ में आ रहा है? तो ये उच्च ताप पर इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं का उत्सर्जन करता है, लेकिन अभी अवशोषण वाले स्पेक्ट्रम में हमने देखा ठंडे सोडियम वाष्प पर जब हम श्वेत प्रकाश को गुजारा तो वो वहां पर हमको क्या प्राप्त हुआ, दो काली काली रेखाएं प्राप्त हुई, उसका अवशोषण कर ले रही है। अर्थात स्पष्ट है कि उच्च ताप पर जो पदार्थ उच्च ताप पर जिन स्पेक्ट्रमी रेखाओं का उत्सर्जन करता है, कम ताप पर उन्हीं स्पेक्ट्रमी रेखाओं का अवशोषण करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? किसी वस्तु के अवशोषण स्पेक्ट्रम का अध्ययन करके हम वस्तु की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। यदि हमको कोई वस्तु है, ठीक है, किसी वस्तु के अवशोषण स्पेक्ट्रम के बारे में यदि हमको जानकारी मिल जाए तो उसके स्पेक्ट्रम का हम, उसकी वस्तु की उपस्थिति का हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर है, क्या है, कैसा है। अब हम देखते हैं सौर स्पेक्ट्रम एवं फ्राउनहोफर रेखाएं। सूर्य से के प्रकाश से प्राप्त स्पेक्ट्रम सतत होता है, मालूम है ना, सतत होता है। सतत मतलब एक किनारे पर बैंगनी, दूसरे पर रेड, बाकी इनके बीच में होते हैं। हालांकि स्पष्ट सीमा रेखा नहीं होती, सतत होता है। लेकिन शक्तिशाली स्पेक्ट्रोस्कोप से देखने पर पता चलता है कि इन स्पेक्ट्रम में कई बीच बीच में काली काली रेखाएं होती है। ऐसा बीच बीच में रेखाएं पाई जाती है। समझ में आ रहा है? सूर्य के प्रकाश से प्राप्त स्पेक्ट्रम सतत होता है, सतत स्पेक्ट्रम होता है, लेकिन शक्तिशाली स्पेक्ट्रोस्कोप के द्वारा देखे जाने पर इनके बीच में काली काली रेखाएं दिखाई देती है। इसका सर्वप्रथम अध्ययन 1802 में वालेस्टर ने इस रेखाओं के बारे में 1802 में वालेस्टर ने बताया, लेकिन इसका जो विधिवत अध्ययन 1817 में वैज्ञानिक फ्राउनहोफर ने इस रेखाओं का विधिवत अध्ययन किया। इन रेखाओं को उसके नाम के आधार पर फ्राउनहोफर रेखा कहा गया।
इस साइंटिस्ट के नाम पर सौर स्पेक्ट्रम में पाए जाने वाली काली रेखाओं को क्या कहा गया? फ्राउनहोफर रेखा कहा गया। इस प्रकार फ्राउनहोफर रेखाओं की परिभाषा क्या हो जाएगी? सौर स्पेक्ट्रम में पाए जाने वाले काली रेखाओं को फ्राउनहोफर रेखा कहते हैं। ठीक है, फ्राउनहोफर ने इसका नामकरण किया। जितनी रेखाएं पाई गई उसको क्रमशः उन्होंने ए, बी, सी, डी इस प्रकार से उन्होंने नामकरण किया। उन्होंने अपने शोध के द्वारा 576 फ्राउनहोफर रेखाओं के बारे में अध्ययन किया। उनको उस समय जो जानकारी थी, उनको कितनी रेखाओं के बारे में? 576 रेखाओं के बारे में उनको जानकारी थी। समझ में आ रहा है? लेकिन आज की स्थिति में इसकी जो संख्या है लगभग, जो हमारे साइंस वैज्ञानिकों को मालूम है, लगभग इसकी संख्या 20,000 के आसपास है। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्राउनहोफर ने जो संख्या बताया था उस समय जब अध्ययन कर रहे थे, कुल संख्या 576 थी और आज की स्थिति में इसकी संख्या 20,000 के आसपास है। हम देखते हैं कि फ्राउनहोफर ने जो सौर स्पेक्ट्रम में काली काली रेखाएं जो प्राप्त किया, उसका नामकरण उन्होंने किस प्रकार से किया। उन्होंने ए, बी, सी, डी, डैश डैश इस टाइप का नामकरण किया था। स्पेक्ट्रम में रंगों का क्रम जो है इस प्रकार से होता है: बैजानी है पीनाला। तो लाल रंग का जो भाग है उस वाले भाग में उन्होंने काली रेखाएं प्राप्त किया, उसका नामकरण उन्होंने ए रखा। समझ आ रहा है? फ्राउनहोफर ने क्या प्राप्त किया? सौर स्पेक्ट्रम में काली काली रेखाएं प्राप्त किया, उसका उन्होंने विस्तृत अध्ययन किया, उसका उन्होंने नामकरण किया। समझ आ रहा है? और उन्होंने और पाया था कि इन रेखाओं की स्थिति सदैव यही रहती, बदलती नहीं है। जैसे ये लाल रंग में ये रेखा है, इसका निश्चित तरंगदैर्घ्य होगा। ठीक है, तो ये यहीं पर रहेगा, ऐसा नहीं है कि इधर उधर खिसक जाए। नारंगी में उन्होंने 2 रेखाएं प्राप्त किया, उसका नामकरण बी और सी दिया। उसी प्रकार से पीले रंग में उन्होंने एक काली रेखाएं प्राप्त किया, उसका नामकरण उन्होंने डी दिया, स्टार्टिंग में जो नाम दिया उन्होंने। ठीक है, हरा में इस प्रकार से 3 रेखाएं प्राप्त हुई, तो 2 रेखाओं का नाम उन्होंने ई दिया और इस रेखा का नाम उन्होंने एफ दिया। नीले में भी 3 जो फ्राउनहोफर रेखाएं प्राप्त किया उन्होंने, उसका नाम जी दिया। जामुनी कलर वाले भाग में उन्होंने जो फ्राउनहोफर रेखाएं प्राप्त किया, उसका नाम करण एच के रूप में किया। और बैंगनी वाले भाग में उन्होंने जो फ्राउनहोफर रेखाएं प्राप्त किया, उसका नामकरण उन्होंने के किया। इस प्रकार से फ्राउनहोफर रेखाओं का उन्होंने ए, बी, सी, डी इत्यादि के रूप में नामकरण किया, जो कि आपके सामने ब्लैक बोर्ड में है। अब हम ये देखेंगे कि फ्राउनहोफर रेखाओं की उत्पत्ति का क्या कारण है कि हमको सौर स्पेक्ट्रम में काली काली रेखाएं दिखाई देती है।
फ्राउनहोफर रेखाओं की उत्पत्ति का कारण। फ्राउनहोफर रेखाओं की उत्पत्ति को किरचॉफ के वर्णात्मक अवशोषण के नियम के आधार पर समझाया जा सकता है। किरचॉफ का वर्णात्मक अवशोषण का नियम आप लोगों को पता है। उच्च ताप पर जो पदार्थ जिन स्पेक्ट्रमी रेखाओं का उत्सर्जन करता है, कम ताप पर उन्हीं स्पेक्ट्रमी रेखाओं का अवशोषण करता है। तो ये नियम है। इस नियम के आधार पर जो सौर स्पेक्ट्रम में पाए जाने वाले काली काली रेखाएं, जिसे फ्राउनहोफर रेखा कहा जाता है, उसकी उत्पत्ति को समझाया गया है। तो अपन देखते हैं, सूर्य का जो केंद्रीय वाला भाग होता है, सेंटर वाला भाग, इसको कहते हैं नाभिक। सूर्य का जो केंद्र वाला भाग होता है उसको कहा जाता है नाभिक। इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। समझ में आ रहा है? सूर्य का जो केंद्र वाला भाग होता है नाभिक कहलाता है। इसके चारों ओर, ये चारों ओर क्या रहता है? ताप दीप्त गैस। इसके चारों ओर तापदीप्त गैसों का वातावरण है। क्या बताया? सूर्य का जो केंद्र वाला भाग नाभिक कहलाता है। इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। इसके चारों ओर का जो भाग होता है उसमें तापदीप्त गैसें होती है। इसको कहा जाता है प्रकाश मंडल। इस भाग को कहा जाता है प्रकाश मंडल। नाभिक के चारों ओर का जो भाग कहलाता है प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल का भी टेम्परेचर कई लाख सेल्सियस होता है। इसका भी टेम्परेचर जो होता है कई लाख सेल्सियस। कई लाख सेल्सियस है। इसका मतलब यहां पर जो धातुएं होती है वो वाष्प के रूप में है। कई प्रकार की धातुएं हैं, गैसें हैं, जो कि उच्च ताप और उच्च दाब पर वाष्प के रूप में मौजूद है। इतने टेम्परेचर में कोई चीज लिक्विड रहेगा क्या? वाष्प बन जाएगा, बन जाएगा ना, क्योंकि वहां का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है, कई लाख सेल्सियस है। और इसके चारों ओर, प्रकाश मंडल का के चारों ओर का भाग, इसको कहते हैं वर्णमंडल। ये वाला भाग कहलाता है वर्णमंडल। इसका जो टेम्परेचर होता है यहाँ का लगभग 6000 केल्विन के आसपास का होता है। वर्णमंडल का जो टेम्परेचर होता है कितना होता है? लगभग 6000 केल्विन के आसपास। इसका मतलब प्रकाश मंडल की तुलना में इसका टेम्परेचर कम है, लेकिन यहाँ पर भी कई प्रकार के धातुएं जो है उच्च दाब पर, लेकिन इससे कम दाब पर है ना। यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ का कम है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कई प्रकार की धातुएं गैसों तथा गैसों के रूप में, वाष्प के रूप में यहाँ पर विद्यमान है, ठीक है। समझ में आ गया ना? नाभिक, सेंटर वाला भाग, चारों ओर का भाग प्रकाश मंडल, और उसके चारों ओर का भाग वर्णमंडल। प्रकाश मंडल में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वर्णमंडल का टेम्परेचर प्रकाश मंडल की तुलना में कम है। मतलब इससे कम दाब और ताप पर यहाँ पर कई प्रकार की धातुएं गैस तथा वाष्प के रूप में विद्यमान है। जब प्रकाश मंडल से उत्सर्जित, देखो लाइट जो हमको प्राप्त होता है ये प्रकाश मंडल से इस रूप में ऐसा आता है। प्रकाश मंडल से उत्सर्जित प्रकाश का स्पेक्ट्रम सतत होता है। सतत मतलब मालूम है ना, एक किनारे पर वायलेट, दूसरे पर रेड, बाकी रंग इसके बीच में। क्लियर हो रहा है? क्या बताया मैं? प्रकाश मंडल से उत्सर्जित प्रकाश का स्पेक्ट्रम सतत होता है, किंतु यह जब वर्णमंडल में पहुंचता है, यहां से लाइट निकली, वो कहां पर पहुंची? वर्णमंडल में। समझ में आ रहा है? तो ये वर्णमंडल में जो
धातुएं वाष्प या गैस के रूप में विद्यमान हैं, वो क्या करता है, कुछ स्पेक्ट्रमी रेखाओं का अवशोषण कर लेता है, जिसे उच्च ताप पर स्वयं उत्सर्जित करता है। इसी को समझना है। यहाँ पर मेन क्या बताया मैं कि प्रकाश मंडल से उत्सर्जित प्रकाश का स्पेक्ट्रम सतत होता है, कंटिन्यूस हमको मिलता है, ठीक है। लेकिन जब ये प्रकाश मंडल से उत्सर्जित प्रकाश वर्णमंडल से गुजरता है, तो वर्णमंडल में क्या है, बहुत सारे धातुएं गैस या वाष्प के रूप में विद्यमान हैं। वो क्या करता है, कुछ स्पेक्ट्रमी रेखाओं को वो अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। इसका मतलब इस सौर स्पेक्ट्रम में हमको काली काली रेखाएं दिखाई देने लगती है। समझ में आ रहा है क्यों अवशोषित करता है? क्योंकि यहाँ पर जो तत्व मौजूद है उच्च ताप पर उन्हीं स्पेक्ट्रमी रेखाओं का उत्सर्जन करती है। समझ में आ रहा है? वर्णमंडल में जो तत्व, जो धातुएं मौजूद है, उच्च ताप पर जिसको उत्सर्जित करता है, वो कम ताप पर उसी को अवशोषित कर रहा है। इस प्रकार से प्रकाश मंडल से निकलने वाली प्रकाश किरण जब वर्णमंडल से होकर गुजरती है, तो स्पेक्ट्रम में कुछ कुछ काली रेखाएं हमको प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, जब ये प्रकाश वर्णमंडल से जब बाहर होता है, तो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर भी क्या है, वायुमंडल है, वायुमंडल है ना। इस वायुमंडल में भी बहुत सारे गैस, धातुएं इत्यादि के वाष्प विद्यमान हैं। तो ये भी कुछ प्रकाश किरणों को या कुछ स्पेक्ट्रमी रेखाओं का यहाँ पर भी अवशोषण हो जाता है जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश किरण पहुँचती है। इस प्रकार से अब सौर स्पेक्ट्रम में काली रेखाओं की संख्या बढ़ जाती है। पहले की तुलना में अब क्या हो गई, इसकी रेखाओं की संख्या यहाँ पर बढ़ जाती है। तो यही कारण है फ्राउनहोफर रेखाओं की उत्पत्ति का। ठीक है, फ्राउनहोफर रेखाओं की उत्पत्ति का कारण यही है, किरचॉफ के वर्णात्मक अवशोषण के नियम के द्वारा इसकी पुष्टि की जा रही है। एक बार और सुन लीजिए, नाभिक का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा होता है, प्रकाश मंडल का कई लाख सेल्सियस होता है, यहाँ पर कई प्रकार की गैसें इत्यादि वाष्प के रूप में मौजूद रहता है, और वर्णमंडल का ताप लगभग 6000 केल्विन होता है। यहाँ पर भी गैसें वाष्प तथा गैस के रूप में विद्यमान है, क्या बोलते हैं, कई प्रकार के तत्व धातुएं गैस तथा वाष्प के रूप में विद्यमान है। प्रकाश मंडल से निकलने वाले प्रकाश का स्पेक्ट्रम सतत होता है, लेकिन जब ये वर्णमंडल से गुजरता है, तो वर्णमंडल में जो धातुएं गैस के रूप में विद्यमान है, उच्च ताप पर जिनको वो उत्सर्जित करता है, कम ताप पर उसी को अवशोषित कर लेता है। इस प्रकार से फ्राउनहोफर रेखाओं हमको दिखाई देती है, सौर स्पेक्ट्रम में काली काली रेखाएं दिखाई देती है। इतना ही नहीं, ये जब वर्णमंडल से जब लाइट बाहर होता है, पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचता है, तो वायुमंडल में भी कई प्रकार की गैसें इत्यादि विद्यमान है। ये कुछ को फिर अवशोषित कर लेता है, कुछ स्पेक्ट्रमी रेखाओं को फिर अवशोषित कर लेता है। इस प्रकार से फ्राउनहोफर रेखाओं की या काली काली रेखाओं की संख्या बढ़ जाती है। तो यही है फ्राउनहोफर रेखाओं की उत्पत्ति का कारण। अब हम देखते हैं फ्राउनहोफर रेखाओं की उपयोगिता। पहली उपयोगिता, सौर स्पेक्ट्रम में पाए जाने वाले फ्राउनहोफर रेखाओं का अध्ययन करके ये पता लगाया जा सकता है कि सूर्य के वर्णमंडल में, अभी देखा वर्णमंडल में कौन कौन से तत्व विद्यमान हैं। ठीक है, क्योंकि जो फ्राउनहोफर रेखाएं हमको प्राप्त होती है
उसका निश्चित तरंग दैर्ध्य होता है, और प्रत्येक तत्व के जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसका भी एक, उसमें जो रेखाएं प्राप्त होती है उसका भी निश्चित तरंग दैर्ध्य होता है। तो कुल मिलाकर पहली जो इसकी उपयोगिता है कि सौर स्पेक्ट्रम में पाए जाने वाले फ्राउनहोफर रेखाओं के अध्ययन से हम सूर्य के वर्णमंडल में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या के बारे में ज्ञात कर सकते हैं, और इसके द्वारा लगभग, इस विधि द्वारा पृथ्वी में पाए जाने वाले 60 से अधिक तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त की गई है। 60 से अधिक तत्वों का वायुमंडल में उपस्थिति का पता लगाया जा चुका है। दूसरा है, यदि हमको नई फ्राउनहोफर रेखाएं मिल गई, अध्ययन करते करते हमको यदि यहाँ पर एक आध नई फ्राउनहोफर रेखाएं मिल गई, तो उसके तरंग दैर्ध्य इत्यादि का अध्ययन करके हम एक कौन सा तत्व है इसके बारे में पता लगाया जा सकता है। और सर्वप्रथम हीलियम गैस, हीलियम, इसी फ्राउनहोफर रेखाओं के आधार पर हीलियम के बारे में पता चला, जिसको प्रयोगशाला में बनाया गया। और तीसरी इसकी उपयोगिता है, फ्राउनहोफर रेखाओं के द्वारा किरचॉफ के वर्णात्मक अवशोषण की नियम की पुष्टि हो जाती है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर फ्राउनहोफर रेखाओं की 3 उपयोगिता देखी। ठीक है, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, आपने देखा होगा पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य जो है चंद्रमा जो है सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है। उसके बाद भी जैसे ये सूर्य है, इसके ऊपर ओवरलैप हो जाता है, आ जाता है चंद्रमा। उसके बाद भी यहाँ से हमको कुछ लाइट दिखाई देती है। समझ में आ रहा है? इसका स्पेक्ट्रम, जो लाइट आ रही है, इसका स्पेक्ट्रम जब देखा गया तो हमें काली काली रेखाओं के बजाय चमकीली रेखाएं दिखाई देती है। एक्चुअल में ये चमकीली रेखाएं जो है वर्णमंडल में उपस्थित तत्वों के स्पेक्ट्रम का होता है। ठीक है, इस प्रकार से आज हमने अवशोषण स्पेक्ट्रम, किरचॉफ का वर्णात्मक अवशोषण का नियम, फ्राउनहोफर रेखाएं किसे कहते हैं, फ्राउनहोफर रेखाओं की उत्पत्ति तथा फ्राउनहोफर रेखाओं की उपयोगिता के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।